हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एचपी वीकली करंट अफेयर क्लासेस। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, पालमपुर इंस्टीट्यूट टू वर्क विद इसरो सेंटर। जो पालमपुर में एक इंस्टीट्यूट है, कौन सा इंस्टीट्यूट है पालमपुर में? CSIR, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी, पालमपुर। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में? ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो ये कोलैबोरेट किसके साथ करेगा? ये कोलैबोरेट करेगा इसरो के साथ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ। क्यों कोलैबोरेट कर रहे हैं ये दो इंस्टीट्यूट आपस में? टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन पिन फॉरेस्ट इन द स्टेट। तो जो इसरो है और CSIR IHPT पालमपुर कांगड़ा, ये दोनों जो है आपस में कोलैबोरेट करेंगे। इन्हें फिर ये स्टडी करेंगे कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से है, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो पिन फॉरेस्ट है, पिन फॉरेस्ट यानी कि जो चीड़ के जंगल है, जो पिन फॉरेस्ट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं, तो उसकी स्टडी करने के लिए ये दोनों इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन आपस में कोलैबोरेट करेंगे। अंडर दिस नेशनल लेवल प्रोजेक्ट ऑफ Phenomet station, a Phenomet station has been installed at the Baba Balak Nath temple at Deosit in Hamirpur। तो ये नेशनल लेवल प्रोजेक्ट के अंदर क्या होगा? इसरो और CSIR IHPT पालमपुर, ये दोनों आपस में मिलके इन्होंने क्या किया? बाबा बालकनाथ टेम्पल एट देओसित हमीरपुर में जो एक फेनोमेट स्टेशन सेटअप कर दिया। अब जो फेनोमेट स्टेशन, उसमें क्या होगा? उसमें क्या होगा? फेनोमेट स्टेशन इज कंसिस्ट ऑफ अ टाइम लैप्स कैमरा एंड एन ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन। एक तो फेनोमेट स्टेशन में टाइम लैप्स कैमरा होंगे, सेटअप कंसिस्ट होगा उसका, और साथ में जो ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन होंगे। और वो क्या करेंगे? ये जो टाइम लैप्स कैमरा इसमें, ये हर 30 मिनट में जो है उधर की जो सराउंडिंग में जो भी पाइन फॉरेस्ट हैं उनकी जो पिक्चर्स लेते रहेंगे। और जो ऑटोमेटिक इसमें वेदर स्टेशन है, ये रिकॉर्ड करेगा वेरियस वेदर पैरामीटर्स सच एज एयर टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, एक्टिव फोटोसिंथेटिक रेडिएशन एक्सेट्रा थ्रू आउट द ईयर। हर साल, पूरे साल के जो ये टेम्परेचर, एयर टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, रेनफॉल कितना हो रहा है, और जो भी फोटोसिंथेटिक रेडिएशंस है, तो ये वेदर पैरामीटर्स जो है, ये वेदर पैरामीटर्स को रिकॉर्ड करेगा ये वेदर स्टेशन। और जो ये टाइम लैप्स कैमरा है, ये क्या करेगा? रिकॉर्ड करेगा पिक्चर्स की ऑफ द सराउंडिंग पाइन फॉरेस्ट एवरी 30 मिनट्स। हर 30 मिनट में ये सराउंडिंग जो पाइन फॉरेस्ट है उनकी पिक्चर्स क्लिक करता रहेगा, और एक रिकॉर्ड बनेगा पूरी साल का कि कब किस टाइम जो है कैसा मौसम था, कितनी बारिश हुई, कितना टेम्परेचर था, कितनी ह्यूमिडिटी थी। तो उससे क्या होगा? जो भी फ्यूचर में ये क्या करेंगे, जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटी होगी उनको क्या होगा, कोई भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी उनको स्टेप्स लेने होंगे, तो वो क्या कर सकते हैं? वो टाइमली उन स्टेप्स को ले सकते हैं। तो इससे जो है क्लाइमेट चेंज से जो भी पाइन फॉरेस्ट पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो ये फेनोमेट स्टेशन जब सेटअप कर दिया, तो इससे अगर पाइन फॉरेस्ट को कोई भी को पे बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ रहा है, या उसके सराउंडिंग वाले एरिया में जो भी पाइन फॉरेस्ट है वहाँ पे, तो ये इससे पूरा एक रिकॉर्ड बन जाएगा कि कब किस मौसम में कितना टेम्परेचर था, कितनी बारिश हुई, और किस तरह से कितना इफ़ेक्ट पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज से फॉरेस्ट पे। तो ये स्टडी होगी, और उस स्टडी से जो भी रिजल्ट निकलेंगे, फिर उससे जो है टाइमली जो है टाइम पे कुछ सूटेबल एक्शंस लिए जाएंगे जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटी होगी। और इस तरह से ये कहीं ना कहीं इन जो पाइन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अब यहाँ पे जो CSIR IHPT क्या है? CSIR IHPT की फुल फॉर्म है, CSIR की फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, और IHPT की फुल फॉर्म है हमारे पास इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी।
तो ये इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1983 में। और जो है ये किसका पार्ट है, किसकी लेबोरेटरी है? ये CSIR की लेबोरेटरी है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की। और ये जो इंस्टीट्यूट है कहाँ लोकेटेड है? ये इंस्टीट्यूट लोकेटेड है पालमपुर में, और पालमपुर है आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि यहाँ पे जो पालमपुर में हमारे पास रिमोट सेंसिंग और मैपिंग फैसिलिटीज़ है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हर्बेरियम है, और एनिमल हाउस फैसिलिटी है, पायलट प्लांट्स इन न्यूट्रिशॉटिकल्स हैं, और एसेंशियल ऑयल, हर्बल्स, फार्म्स और पॉली हाउसेस भी हमारे पास पालमपुर में आपको मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो CSIR के बारे में हम जानेंगे। जो CSIR है उसकी फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च, और ये फॉर्म हुआ था 1942 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और ये जो CSIR एक ऑटोनॉमस बॉडी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सेंटर फिक्सेस मिनिमम इंपोर्ट प्राइस फॉर एप्पल। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी क्या करा है कि एक मिनिमम इंपोर्ट प्राइस फिक्स कर दिया है। अब मिनिमम इंपोर्ट प्राइस यहाँ पे मिनिमम इंपोर्ट प्राइस, यहाँ शॉर्ट में हम बोलें इसको MIP। तो मिनिमम इंपोर्ट प्राइस क्या होता है कि जब भी कोई गुड्स एंड सर्विसेज किसी दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में इंपोर्ट होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, एक फ़िक्स प्राइस रखती है कि उस फिक्स प्राइस पे एक इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है। इंपोर्ट प्राइसेस होते हैं, तो उस इंपोर्ट प्राइसेस पे जैसे कि मान लो 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ है, तो वो 100 रुपीज़ आपको देने ही पड़ेंगे। अगर आप वो 100 रुपीज़ पर जो भी आपके बॉक्सेस हैं या जो भी आपका प्रोडक्ट है, तो अगर आप वो जो कमोडिटी है जो यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रही है, अगर वो उन इंपोर्ट प्राइस को नहीं देती है तो फिर क्या होगा, तो वो आपका उनका जो प्रोडक्ट है वो इंडिया में इंपोर्ट नहीं होगा, उसको इंडिया में आने की परमिशन नहीं मिलेगी। तो ये होता है मिनिमम इंपोर्ट प्राइस। अब सेंटर ने क्या करा है, सेंटर ने फिक्स करा है एक मिनिमम इंपोर्ट प्राइस एप्पल के लिए। तो एप्पल में क्या होता था हमारे पास, यहाँ पे पहले जो एप्पल की फ्री इंपोर्ट होता था ईरान से, टर्की से, कोई भी इंपोर्ट चार्जेस, जैसे कि अगर हमें उनकी जो प्रोडक्शन आ रही है एप्पल की वो 20 रुपीज़ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपीज़ हमारे पास उनके ऊपर जो इंपोर्ट प्राइस लगता था या MIP लगता था। तो इससे क्या होता था कि जो हमारे लोकल फार्मर्स थे या लोकल ग्रोअर्स थे, एप्पल ग्रोअर्स थे, तो उनकी जो प्रोडक्शन आती थी हमारे एप्पल ग्रोअर्स की, उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है वो आती थी अराउंड 25 रुपीज़ टू 30 रुपीज़। और जो ईरानियन है उनका जो अगर जो मार्केट में उनके एप्पल की प्रोडक्शन है तो वो 35 टू 40 रुपीज़ पर केजी वो सोल्ड होता है, बट हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट थी वो 25 टू 30 है। तो इसलिए सेंटर फिर इसके लिए जो हिमाचल के एप्पल ग्रोअर थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो भी उनकी एसोसिएशंस थी हॉर्टिकल्चर वाली और फार्मर्स की, तो वो बोल रहे थे कि हमें जो है जो भी ये इंपोर्ट प्राइस है उसको इंक्रीज़ करना चाहिए, ताकि जो लोकल इंडिया के या कंट्री के जो भी एप्पल ग्रोअर्स हैं तो उनके जो भी एप्पल है उनको एक मतलब फेयर प्राइस मिलना चाहिए, अच्छा प्राइस मिलना चाहिए, बेटर प्राइस। और जो दूसरी फिर इसलिए जो गवर्नमेंट ने अब क्या करा, गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया एक मिनिमम इंपोर्ट प्राइस एप्पल के लिए। और ये जो मिनिमम इंपोर्ट प्राइस है ये लगाता कौन है, तो ये जो मिनिमम इंपोर्ट प्राइस है ये जो इससे रिलेटेड जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो भी रूल्स और रेगुलेशन हैं वो कौन फ्रेम करता है, तो वो फ्रेम करता है DGFT। DGFT क्या है हमारे पास, DGFT इज़ डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। और ये किसके अंडर आता है, ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कमर्स एंड इंडस्ट्री। तो DGFT ने अभी क्या कर दिया, एप्पल के लिए एप्पल के इंपोर्ट पे एक फिक्स जो है
मिनिमम इंपोर्ट प्राइस लगा दिया। डायरेक्टरेट जनरल of Foreign Trade, Department of Commerce, import of apples is prohibited wherever the CIF import price is less than or equal to ₹50 per kg। तो जो भी एप्पल्स इंपोर्ट होंगे, अगर जो उनकी CIF इंपोर्ट प्राइस जो है 50 रुपये या मतलब 50 रुपये तो होने चाहिए पर केजी, पर किलोग्राम, या अगर इससे कम होगा 50 पर केजी से कम होगा तो वो जो एप्पल है वो इंपोर्ट इंडिया में नहीं होगा। द मूव विल हेल्प देम compete with the imported apple particularly from ईरान। जो ईरान से सबसे ज़्यादा जो एप्पल्स हैं वो इंपोर्ट होते हैं और इससे जो लोकल फार्मर्स हैं वो compete कर सकते हैं ईरान के एप्पल के साथ, क्योंकि जो चीप ईरानियन एप्पल है वो काफ़ी जो चीप ईरानियन एप्पल है उससे जो स्टेट के जो एप्पल ग्रोअर्स हैं उनको जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि ये मार्केट में जो बहुत ही लो प्राइस पे अवेलेबल होते हैं 35 to 40 रुपीज़ पर केजी में, और जहाँ पे हमारे जो लोकल ग्रोअर हैं उनको जो पर केजी कॉस्ट पड़ती है, प्रोडक्शन कॉस्ट, वो पड़ती है अराउंड ₹25 to 30 रुपीज़, 25 से 30 रुपये जो है पर केजी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पड़ती है लोकल ग्रोअर्स को। और जो ईरानियन ग्रोअर है उनका जो एप्पल वो मार्केट में ही कितनी प्राइस में मिलता है हमें 35 to 40 केजी। तो इसलिए अब क्या होगा, अब इनको जो मिनिमम इंपोर्ट प्राइस जो है ₹50 है पर केजी पे। तो इससे क्या होगा, इससे जो ईरान का जो एप्पल है उसका जो प्राइस है वो बढ़ेगा, इंक्रीज़ होगा, और जो हमारे लोकल फार्मर या ग्रोअर्स बोल दो उनको एक बेटर प्राइस मिलेगा। यही लिखा है, द डिसीजन विल पुश अप द प्राइस ऑफ द ईरानियन एप्पल। ईरानियन एप्पल का प्राइस इंक्रीज करेगा, विच मीन्स लोकल एप्पल टू विल फेच अ बेटर प्राइस। और इससे जो है जब ईरानियन जो हमारे पास एप्पल थे उसका प्राइस इंक्रीज़ हुआ तो इससे क्या होगा, जो हमारे जो लोकल एप्पल हैं उनको भी एक अच्छा बेटर प्राइस मिल जाएगा। नेक्स्ट, वाई स्टेप्स वॉज टेकन। हमने ये पहले पढ़ लिया कि इसमें क्या हुआ, जो ईरानियन एप्पल थे उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट थी वो भी काफ़ी कम थी, और जब वो इंपोर्ट होके आते थे तो उन पे कोई भी इंपोर्ट चार्जेस जो है वो फिक्स नहीं थे, और इसलिए जो है फिर वो मार्केट में काफ़ी लो प्राइस पे अवेलेबल होते थे। और जो लोकल ग्रोअर है इससे जो है लोकल ग्रोअर्स के लिए ये काफ़ी हार्मफुल था, और उनके जो एप्पल है उनको अच्छा प्राइस नहीं मिलता था। तो इसलिए अब सेंटर ने जो है वो जो लोकल फार्मर्स थे वो काफ़ी टाइम से प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो फिर अब सेंटर ने डिसाइड किया कि नहीं, अभी जो है मिनिमम इंपोर्ट प्राइस हम रखेंगे एप्पल पे, और वो है ₹50 पर केजी। नेक्स्ट हमने DGFT के बारे में पढ़ लिया कि जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड रूल्स हैं वो कौन फ्रेम करता है, तो वो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड फ्रेम करता है, और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर है, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर। एप्पल कल्टीवेशन इन स्टेट। नेक्स्ट हमारे पास है एप्पल कल्टीवेशन। तो जो एप्पल है वो अराउंड 85% स्टेट की जो टोटल फ्रूट प्रोडक्शन है, तो एप्पल की जो उसमें कंट्रीब्यूशन है वो 85% है, और अराउंड ओवर 48.8% ऑफ द स्टेट्स टोटल लैंड अंडर फ्रूट क्रॉप्स अंडर एप्पल हैज़ इंक्रीज फ्रॉम दिस। तो जो स्टेट का जो टोटल लैंड है फ्रूट क्रॉप के अंडर तो वो 48.8% है,
और जो उसमें टोटल फ्रूट प्रोडक्शन में एप्पल की कंट्रीब्यूशन है वो 85% है। और यहाँ पे बताया गया कि जो एप्पल की लैंड की जो कंट्रीब्यूशन है वो किस तरह से इंक्रीज हुई। जैसे कि यहाँ पे 400 हेक्टेयर थी हमारे पास 1950 से 51 में, फिर 3025 हेक्टेयर हुई हमारे पास 1960 से 61 में, और अभी हमारे पास करंटली 1,15,016 हेक्टेयर जो है फॉर द ईयर 21-22 में जो है हमारे पास कितने जो लैंड है एप्पल फ्रूट क्रॉप के अंडर, तो वो है 1,15,016 हेक्टेयर। तो यहाँ पे बताया गया कि 2007-8 से लेकर 2021-22 के बीच जो एरिया था अंडर एप्पल, उसने जो ग्रोथ देखी कितनी देखी 21.4% की जो एरिया की ग्रोथ हुई 2007-8 से लेकर और 2021-22 के बीच में। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप्स टेकन टू प्रमोट एप्पल कल्टीवेशन। एप्पल कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं। तो फर्स्ट हमारे पास जो है यहाँ पे रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम RWVCIS। तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या करा, जो रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है ये लॉन्च हुई थी 2016 में, और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर आती है। तो इसका काम क्या था कि जो भी वेदर रिलेटेड होगी, ह्यूमिडिटी होगी, टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ और विंड की वजह से अगर जो फार्मर्स हैं जिन्होंने इंश्योरेंस करवाई है स्कीम के अंदर, तो अगर उनकी जो क्रॉप है वो ख़राब हो जाती है, डैमेज हो जाती है वेदर के कारण, तो उनको जो है एक जो इंसेंटिव्स मिलेंगे और उनको जो है सरकार की तरफ से कुछ फाइनेंशियल लॉस जो भी उनका होगा तो उसके लिए हेल्प मिलेगी। तो ये उसके लिए थी रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। और ये जो रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है ये लॉन्च हुई 2016 में, और ये थी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर है। और यहाँ पे स्टार्टिंग में कि 2009 से 10 के बीच में जो स्टार्टिंग में इसका नाम था ये यहाँ पे रीनेम हुई है। पहले इसका नाम था वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। तो ये हिमाचल प्रदेश में जब पहली बार अवेलेबल करी गई तो ये 6 ब्लॉक्स में हुई। एप्पल के लिए हमने इसको 6 ब्लॉक्स में इम्प्लीमेंट किया और मैंगो के लिए इसको 4 ब्लॉक्स में इम्प्लीमेंट किया। तो इसके रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे रहे। तो फिर हमने धीरे धीरे जो है 2016 में आके इसको जो है और जो भी फ्रूट क्रॉप हैं उसमें भी इम्प्लीमेंट करा। जैसे अभी करंटली 2023 में जो एप्पल के लिए हमारे पास 42 ब्लॉक्स में ये स्कीम स्टार्ट की गई है, 39 ब्लॉक्स में मैंगो के लिए, 14 ब्लॉक्स में प्लम के लिए, 5 ब्लॉक्स में पीचेस के लिए और 18 ब्लॉक्स में सिट्रस फ्रूट्स के लिए। और इसके बाद यहाँ पे जो 19 ब्लॉक्स है एप्पल को प्रोटेक्ट करने के लिए हेल स्टॉर्म से, तो उसके लिए एड ऑन कवर स्कीम के थ्रू हमने जो है 19 ब्लॉक्स को एप्पल के लिए और एडिशन होगी 19 ब्लॉक्स की। 42 ब्लॉक्स तो हमने पहले इंक्लूड किए ही थे, फिर हमने 19 ब्लॉक्स और करे, बट उसमें जो किस लिए इंक्लूड किया उनको कि एप्पल की प्रोडक्शन हम किससे करें, हेल स्टॉर्म से। नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारा स्टेप जो स्टेट गवर्नमेंट ने लिया है एप्पल कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए, तो वो है ये कि जो HPMC है, HPMC जो अभी ऑपरेट कर रही है 4 कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोर्स को। कहाँ पे, जो भी एप्पल ग्रोइंग एरियाज़ हैं डिस्ट्रिक्ट शिमला के, वहाँ पे जो HPMC ऑपरेट कर रही है 4 कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोर्स को। वो कौन कौन से हैं, एक है जरोल टिक्कर और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है 640 मैट्रिक टन। सेकंड वन है हमारे पास गुम्मा कोटखाई शिमला 640 मैट्रिक टन। और एक है ओडी
कुमारसेन में 700 मेट्रिक टन और एक है रोहड़ू 700 मेट्रिक टन। तो इन सब चारों जो हमारे पास कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोर्स हैं, तो इनकी टोटल कैपेसिटी हमारे पास 2680 मेट्रिक टन। तो ये स्पेशली जो 4 स्टोर्स हैं ये हमारे एप्पल के लिए हैं और शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। और ये कौन इनको ऑपरेट कर रहा है? इनको ऑपरेट कर रहा है HPMC। और यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है एप्पल जूस कंसनट्रेट प्लांट। जो एप्पल जूस कंसनट्रेट प्लांट है ये कहाँ पे है? आपका परवाणू में। परवाणू है आपका सोलन डिस्ट्रिक्ट में। एप्पल जूस कंसनट्रेट प्लांट परवाणू सोलन डिस्ट्रिक्ट। तो इसको जो है अपेडा की तरफ से अपग्रेडेशन के लिए 8 करोड़ रुपीस की फंडिंग मिली है। और अपेडा क्या है हमारे पास? अपेडा की सबसे पहले तो फुल फॉर्म क्या है? अपेडा की फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है अपेडा? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। और ये इस्टेब्लिश हुआ करा था इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अंडर अपेडा एक्ट 1985 और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। नेक्स्ट हमारे पास है द हिमाचल प्रदेश वाटर सेस ऑन हाइड्रो पावर जनरेशन बिल 2023। अभी क्या करे, हाल ही का जो बजट 2023 और 24 का आया उसमें जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने रेवेन्यू के और रिसोर्सेज जनरेट करने के लिए ये इसमें से एक हमारे पास वाटर सेस है कि जो भी स्टेट की रिवर से जो भी हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट्स हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो इसके लिए अगर वो स्टेट का वाटर यूज़ करते हैं तो उसके लिए उनको वाटर सेस देना पड़ेगा। तो उसके लिए ये वाटर सेस ऑन हाइड्रो पावर जनरेशन बिल 2023 है। तो इसमें क्या है हमारे पास? अभी हमारे पास जो स्टेट में टोटल 172 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं और उसमें से जो 16 हैं उन्होंने तो रजिस्टर कर लिया है, बाकियों ने भी रजिस्टर नहीं किया। तो इसमें ये बोला गया यहाँ पे नेक्स्ट अभी इशू क्या रहा है इसमें कि जो 2 प्राइवेट पावर कंपनीज़ हैं उन्होंने जो इस वाटर सेस जो बिल पास हुआ है इसको चैलेंज किया है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में। अब हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में उन्होंने पिटीशन डाली, फिर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने जो है नोटिस भेजा, सेंटर को भी भेजा और स्टेट को भी भेजा कि ये जो भी ये पॉलिसी से रिलेटेड है। तो सेंटर ने जो जितनी भी स्टेट्स हैं सभी को लेटर लिखा कि ये जो डिसीज़न है वाटर सेस से रिलेटेड ये इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 278 और 288 के अकॉर्डिंग जो भी किसी भी स्टेट में अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं और वो सेंटर गवर्नमेंट जो है उनको कंज्यूम कर रही है इलेक्ट्रिसिटी और सेंटर गवर्नमेंट जो है कंज्यूम करेगी इलेक्ट्रिसिटी को या वो सेल कर रही है या किसी प्रोडक्शन में कोई भी किसी भी प्रोडक्शन में यूज़ हो रही है वो उनकी इलेक्ट्रिसिटी, तो जो है स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे टैक्सेस नहीं लगा सकती है। बट हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है वाटर सेस लाया और वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन पे टैक्सेस लगा रही है। तो इसलिए जो 172 टोटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं उसमें से दो प्राइवेट कंपनीज ने जो है पिटीशन डाली हाई कोर्ट में। और इसको जो बाकी स्टेट्स भी हैं कुछ वो भी इसके खिलाफ इसके अगेंस्ट है कि ये जो वाटर सेस बिल है ये सही नहीं। और ये जो वाटर सेस बिल है इससे क्या होगा, जो हिमाचल स्टेट गवर्नमेंट है उनको अराउंड 4000 करोड़ रेवेन्यू जो जनरेट होगा एनुअली। और इससे पहले उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भी ये सेम चीज़ हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे यही बताया गया कि इसमें 172 हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स से हिमाचल प्रदेश में, और यहाँ पे जो टोटल कैपेसिटी है हमारे पास 172 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की, तो उनकी जो टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो है 10,519 मेगावाट।
और यहाँ पे बोला गया, इस एक्ट के अंदर बोला गया है कि जो भी पावर प्रोजेक्ट्स हैं अगर वो रजिस्टर नहीं करते हैं वाटर सेस में, वाटर सेस बिल के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे अगर वो वाटर सेस नहीं देंगे या उसके लिए अप्लाई नहीं करेंगे तो उनको कितनी पेनल्टी है, ₹10 लाख की फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट इसमें बताया गया कि ये जो मूव है सरकार का वाटर सेस में, इसमें क्या हर्डल्स हैं। तो ये हमने पढ़ लिया कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट इशूड अ नोटिस टू द स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर ऑन ए पिटीशन बाय प्राइवेट हाइड्रो पावर कंपनीज ऑन द इशू ऑफ वाटर सेस ऑन हाइडल प्रोजेक्ट्स। और यूनियन गवर्नमेंट ने भी हैज़ रिटन टू ऑल स्टेट इम्पोजिंग सच ड्यूटीज दैट द मूव वॉज इलीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल। तो यूनियन गवर्नमेंट ने भी जिन जिन स्टेट्स ने ये ड्यूटी इम्पोज करी है वाटर सेस वाली, उनको लिखा कि आपका जो ये मूव है इलीगल है और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने उस लेटर में ये भी लिखा कि अंडर आर्टिकल 287 एंड 288 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोहिबिट करता है द इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस, कि आप टैक्सेस इम्पोज नहीं कर सकते हो ऑन इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और सोल्ड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है या जो भी आपने जो इलेक्ट्रिसिटी सेंट्रल गवर्नमेंट को सोल्ड करी है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट उस पर टैक्सेस इम्पोज नहीं कर सकती। बट हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने ऐसा किया और ये वाटर सेस में वो जो है एक एक्स्ट्रा स्टेप था उनका रेवेन्यू जनरेट करने का। और नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया कि जो 43rd रिपोर्ट है कमेटी की, तो उन्होंने बोला कि जो वाटर है जस्ट पासिस थ्रू द वाटर, जस्ट टरबाइन से पास करता है और गोज टू द रिवर अगेन। और द कमेटी फाउंड दैट इम्पोजिशन ऑफ वाटर सेस इज़ नॉट फेयर कंसिडरिंग द प्रोविज़न ऑफ। तो कमेटी ने बोला कि जो भी ये वाटर सेस इम्पोजिशन ऑफ वाटर सेस है, ये एक फेयर डिसीजन नहीं है, क्योंकि जो 12% ऑफ फ्री पावर टू द रिस्पेक्टिव स्टेट्स फ्रॉम द हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनको जो है वहाँ से जो 12% जो है फ्री जो पावर है वो स्टेट्स को दी जाती है 12%। इवन नेबरिंग स्टेट्स आर अगेंस्ट द स्टेप एंड मे इन फ्यूचर चैलेंज दिस मूव इन कोर्ट। और जो नेबरिंग स्टेट्स हैं वो भी इस स्टेप्स के अगेंस्ट में हैं। अबाउट हाइड्रो पावर कैपेसिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, स्टेट की 5 पेरिनियल रिवर बेसिन्स हैं, तो उनके पास जो टोटल पोटेंशियल है कितनी इलेक्ट्रिसिटी या कितनी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हमारे पास कितना टोटल पोटेंशियल है 27,436 मेगावाट का पोटेंशियल है। और जिसमें से ये टोटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में से हमने स्टेट ने जो है 10,519 मेगावाट जो हार्नेस पे कर लिया है। ये दोनों आपको याद रखने हैं। और इसमें से जो 10,519 मेगावाट है, इसमें से जो स्टेट हिमाचल स्टेट की गवर्नमेंट के कंट्रोल में है वो 7.6% जो हिमाचल स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है। और यहाँ पे जो पेरिनियल रिवर्स हैं, ये वो पेरिनियल रिवर्स या इनको बोल सकते हैं 12 मासी नदियाँ, जो साल के 12 महीने जिनमें वाटर फ्लो करता है, जिनमें पानी नहीं सूखता है। और स्पेशली नॉर्थ इंडिया में जो मैक्सिमम पेरिनियल रिवर्स हैं और साउथ इंडिया में आपकी नॉन पेरिनियल रिवर्स हैं, क्योंकि आपके पास जो नॉर्थ इंडिया में जो हिमालयज़ हैं, तो आपके पास जैसे पेरिनियल रिवर्स के एग्जांपल है आपके पास गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस। जैसे गंगा रिवर का एग्जांपल है, तो गंगा को जैसे कि विंटर में आपको स्नो से वाटर मिलता है, समर में आपको मेल्टिंग आइस के मेल्ट होने से वाटर मिलता है, और बरसात में आपको रेन से वाटर मिलता है। तो ये कभी भी नहीं सूखती है, गंगा, इंडस, ये जो भी और भी बहुत सारी पेरिनियल रिवर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बायोफ्यूल फ्रॉम पाइन नीडल्स।
तो अभी स्टेट गवर्नमेंट ने क्या करा है, स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास पाइन ट्रीज़ हैं, तो जो भी पाइन नीडल्स हैं, पाइन नीडल्स को जो है वो यूज़ करके, पाइन नीडल्स का यूज़ करके जो है कॉम्प्रेस्ड बायोगैस जो बनाएंगे। और इससे क्या होगा कि जो भी फॉरेस्ट फायर्स हैं, फॉरेस्ट फायर के जो इंसिडेंट हैं वो कम होंगे, क्योंकि जो पाइन नीडल्स हैं वो क्या होता है, बीइंग हाईली इनफ्लेमेबल, बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है पाइन नीडल्स। तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि एक ये स्टेप है कि वो प्रोड्यूस करेंगे कॉम्प्रेस्ड बायोगैस को फ्रॉम पाइन नीडल्स, और जिससे जो है एक एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट होगा और प्रिवेंट फॉरेस्ट फायर भी नहीं होगी। और ये फॉरेस्ट फायर क्यों होती है मैक्सिमम केसेस में, तो पाइन नीडल्स, क्योंकि पाइन नीडल्स हाईली इनफ्लेमेबल है। और यहाँ पे बताया गया है कि इनके रिमूवल से काफ़ी जो है एक बहुत अच्छा स्टेप है इनका रिमूवल पाइन नीडल्स का। इससे फॉर कन्वर्जन इनटू द CBG विल हेल्प, जिससे क्या होगा, रिड्यूस होगा फॉरेस्ट फायर्स, फॉरेस्ट फायर कम होगी, क्योंकि विच कॉजेज ह्यूज डैमेज टू फ्लोरा एंड फोना एवरी समर। हर गर्मियों में जो है फॉरेस्ट फायर से काफ़ी जो है डैमेज होता था फॉरेस्ट की फ्लोरा और फोना को। तो ये इससे भी कहीं ना कहीं एक स्टेप है कि जो फॉरेस्ट फायर है वो फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट थोड़े कम हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, पाइन नीडल का यूज़ करके हम बायोफ्यूल्स बनाएंगे। और इसमें जो हमारी हेल्प है वो हम किसकी हेल्प ले रहे हैं, हिमाचल स्टेट गवर्नमेंट ने किसके साथ जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा है। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ जो है MOU साइन किया गया बाय HP स्टेट गवर्नमेंट। The MOU signed between the Oil India Limited and HP State Government, OIL, Oil India Limited। और ये एक हमारा जो सिग्निफिकेंट स्टेप है किसके टूवर्ड्स मेकिंग हिमाचल द फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बाय मार्च 2026। यहाँ पे आपका आएगा बाय 31st of March 2026। CBG has the potential to replace CNG। CBG CNG को रिप्लेस कर सकती है कहाँ पे, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रियल में और कमर्शियल सेक्टर्स में। और जो हमारे पास पाइन नीडल्स हैं ये एक अच्छा सोर्स है हमारे पास एनर्जी का स्टेट के लिए। नेक्स्ट है रूरल ओलंपियाड। रूरल ओलंपियाड, जो रूरल ओलंपियाड है, हाल ही में जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने डिक्लेयर करा है कि रूरल ओलंपियाड होंगे और ये ब्लॉक लेवल पे होगा। और इसमें जो भी स्टेट के यूथ होंगे showcase their sports skills। The meet will help keep them away from drugs, said स्पोर्ट्स मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह। जो रूरल ओलंपियाड है वो क्या कर रहा है, एक तो वो पहले ब्लॉक लेवल पे ऑर्गेनाइज हो रहा है और ये एक प्लेटफॉर्म देगा जो भी स्टेट का यूथ है स्पोर्ट्स, अपने जो भी उनके स्पोर्ट्स स्किल है वो बताएं। वहाँ पे जो भी स्पोर्ट्स इवेंट्स होंगे, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, क्रिकेट। और इससे जो है एक और क्या इससे होगा बेनिफिट, हमें जो भी स्टेट का यूथ है वो उसे हमें जो है ड्रग्स से दूर रखना है, इसकी तरफ भी एक स्टेप है। द आइडिया बिहाइंड ऑर्गेनाइजिंग द मीट इज़ टू एंश्योर आर यूथ स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स। एक तो अपने यूथ को ड्रग्स से अलग रखना है, एक तो ये आइडिया है इनिशिएटिव का रूरल ओलंपियाड का। सेकेंड, ऑल्सो मैनी यूथ गॉट मेंटल इश्यूज ड्यू टू कोविड एंड द इवेंट विल हेल्प देम
रिकवर, कि कोविड के टाइम जो है काफ़ी यूथ को जो इशू मेंटल इश्यूज़ हो गए थे, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से या जो भी बहुत सारे जॉब लॉस हुए थे, तो इसलिए जो है ये रूरल ओलंपियाड से जो है एक वो उनका रिकवर भी हो जाएगा मेंटल इशू अगर इन केस किसी को होगा। और इट विल ऑल्सो कीप देम फिजिकली एज वेल एज मेंटली फिट। अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हो या गाने सुनते हो या कोई ऐसी एक्टिविटी करते हो जिससे आपको खुशी मिलती है, तो कहीं ना कहीं अगर इन केस अगर आप में कोई किसी बात को लेकर स्ट्रेस है तो आप भूल जाते हो। तो ये कहीं ना कहीं एक स्टेप इसकी तरफ भी है रूरल ओलंपियाड, सेम चीज़ कि वो स्पोर्ट्स जो भी स्पोर्ट्स के इवेंट्स होंगे ब्लॉक लेवल पे, तो उससे क्या होगा, जो भी यूथ है वो पार्टिसिपेट करेगा, फीमेल मेल दोनों, और वो फिज़िकली तो फिट होंगे ही होंगे, साथ में वो मेंटली फिट भी होंगे, और उनके अगर इन केस कोई इशू है तो वो जल्दी रिकवर कर सकेंगे। यही बताया गया कि इसमें क्रिकेट होगा, कबड्डी होगा, वॉलीबॉल, खो खो, और 20,000 स्पोर्ट्स पर्सन जो पार्टिसिपेट वो करेंगे, स्पोर्ट्स पर्सन पार्टिसिपेट करेंगे, 40,000 यूथ पार्टिसिपेट करेगा, और ये यहाँ पे होगा एक ब्लॉक लेवल पे होगा। और अगर ये सक्सेसफुल रहा रूरल ओलंपियाड तो आगे हम इसको पंचायत लेवल पे भी इसको स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट, अदर स्टेप्स बाय स्टेट गवर्नमेंट टू कंट्रोल ड्रग मेनेस। अब जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने ड्रग मेनेस को रोकने के लिए क्या स्टेप्स रखे हैं। फर्स्ट स्टेप, नशा एवं मादक पदार्थ मुक्त हिमाचल अभियान। जो नशा एवं मादक पदार्थ मुक्त हिमाचल अभियान है, इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि जो भी हमारा यूथ है वो एक तो ड्रग्स से दूर रहे, ड्रग्स का यूज़ नहीं करे, और इन केस अगर ऐसे कुछ केसेस आते हैं तो वो उन केसेस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करें और उन यूथ की हेल्प करें ताकि वो ड्रग्स से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उनसे बाहर निकलें, और हमारे यूथ को अवेयर करना कि नहीं, ड्रग्स हमारे लिए सही नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे जो सेकंड स्टेप लिया है कि स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैव बीन गिवन बाय गवर्नमेंट टू कन्फेसिकेट इलीगल प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय ड्रग पेडलर्स थ्रू ड्रग ट्रैफिकिंग। तो यहाँ पे बोला गया है, गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी है कि जो भी ड्रग पेडलर्स हैं जिन्होंने ड्रग ट्रैफिकिंग के थ्रू प्रॉपर्टीज़ वगैरह एक्वायर करी हैं तो वो उन प्रॉपर्टीज़ को जब्त कर लें। और थर्ड स्टेप में हमारे पास है हिमाचल प्रदेश की इंटीग्रेटेड ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी। ये भी हमारे ड्रग्स को किस तरह से रोकना है और किस तरह से हमें अपने यूथ को अवेयर करना है उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारे पास स्पेशल टास्क फोर्स ऑर्गेनाइज की गई है, और इसके बाद हमारे पास एक है नशा नहीं ज़िंदगी चुने, नशा नहीं ज़िंदगी चुने कैंपेन। नेक्स्ट हमारे पास है IT वेलनेस हब धर्मशाला। तो अभी स्टेट गवर्नमेंट ने प्लान करा है कि वो एक IT वेलनेस हब जो है धर्मशाला में डेवलप करेंगे। और धर्मशाला में कहाँ डेवलप होगा ये, तो ये धर्मशाला में होगा भंगोटू विलेज में। भंगोटू विलेज नियर धर्मशाला को जो है इसको डेवलप करेंगे एज ए हब ऑफ वेलनेस, हॉस्पिटैलिटी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर की तरह हम किसको डेवलप करेंगे। तो हमारा जो IT वेलनेस हब होगा वो कहाँ होगा, धर्मशाला में। और धर्मशाला में कहाँ होगा वो होगा भंगोटू विलेज, बनगोटू या भंगोटू विलेज। और इसके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट ने अभी 19 हेक्टेयर्स लैंड जो है वो सिलेक्ट कर लिया है, और फिर आगे जो भी प्राइवेट इन्वेस्टर्स होंगे वो उनको लैंड दिया जाएगा और वो इस तरह से जो है इस वेलनेस और IT और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को डेवलप करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान्स फॉर रामसर साइट्स। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान्स फॉर रामसर साइट्स। तो जो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान है रामसर साइट्स के लिए, तो भाई हाल ही में जो हमारा हिमाचल प्रदेश स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी है
और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इन दोनों ने मिलके एक 1 डे स्टेट लेवल मल्टी स्टेक होल्डर मीटिंग जो है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान जो है वो ऑर्गेनाइज़ की थी। और किस लिए ऑर्गेनाइज़ की थी? 2 रामसर साइट्स के लिए। वो 2 रामसर साइट्स कौन है? एक पौंग डैम हमारी जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, और एक सेकंड हमारे जो है रेणुका जी हैं जो कहाँ पे है? वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। द हिमाचल प्रदेश स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी HPSWA in collaboration with the forest department organized a 1 day state level multi stakeholder meeting on integrated management plans for 2 Ramsar sites, रेणुका जी एंड पौंग डैम वेटलैंड। तो ये हमारे पास जो है 1 डे स्टेट लेवल मल्टी स्टेक होल्डर मीटिंग थी। किस लिए थी? इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान करना था हमें। किन 2 रामसर साइट्स के लिए? रेणुका जी के लिए जो आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है, और पौंग डैम वेटलैंड के लिए। अब हमारे पास जो वेटलैंड इन हिमाचल, जो हिमाचल प्रदेश में वेटलैंड है, तो रिसेंटली हमारे पास जो स्टेट के पास 3 रामसर साइट्स हैं, वो 3 रामसर साइट्स कौन सी हैं? या वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की। तो वो है सबसे पहले हमारी पौंग डैम कांगड़ा में, सेकंड रेणुका सिरमौर में, और थर्ड है हमारे पास चंद्रताल लाहौल स्पीति में। और यहाँ पे जो हमारे पास है रिवाल्सर, मंडी और खजियार चंबा, तो इनको भी जो है इंक्लूड किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन इंडियाज़ वेटलैंड लिस्ट में इनको भी इंक्लूड किया गया है। बट ये जो 3 है हमारे पास, ये हमारे पास इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की रामसर साइट्स हैं, और ये वेटलैंड लिस्ट में ये जो रिवाल्सर को ऐड किया गया है और खजियार चंबा को किसने ऐड किया है? इनको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। यहाँ पे हमारे पास है पौंग डैम लेक। जो पौंग डैम लेक है इसको रामसर साइट कब डिक्लेयर किया गया था? 19 अगस्त 2002। 19 अगस्त 2002 को जो है पौंग डैम लेक को रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था, और ये हिमाचल प्रदेश की फर्स्ट लेक थी जो इस लिस्ट के अंडर आई थी। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास बताया गया जो पौंग डैम लेक है, इसका नाम एक और है, अलग दूसरे नाम से जानी जाती है, ये ऑल्सो नॉन एज महाराणा प्रताप लेक। और इसका जो एरिया कवर कितना करा इसने? 307.29 स्क्वायर किलोमीटर। और नेक्स्ट ये हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पौंग डैम लेक। जो पौंग डैम लेक है इसको रामसर साइट का जो डिक्लेयर कब किया गया था? 19 अगस्त 2002 को, और ये आपके डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, और इसका एरिया है 307.29 किलोमीटर स्क्वायर। और इसका एक और नाम है महाराणा प्रताप लेक। और हिमाचल प्रदेश की जो पहली लेक है जिसको रामसर साइट में इंक्लूड किया गया है, तो वह है आपकी पौंग डैम लेक। नेक्स्ट है हमारे पास चंद्रताल लेक। चंद्रताल लेक आपकी लाहौल स्पीति में है, और इसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था 8 नवंबर 2005 में, और इसका जो एरिया है वो है 38.5 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज रेणुका लेक। रेणुका लेक आपके सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है, और ये स्मॉलेस्ट रामसर साइट। यस, रेणुका इज द स्मॉलेस्ट रामसर साइट इन इंडिया, और इसको जो रामसर साइट जो डिक्लेयर किया गया था रेणुका जी को 8 नवंबर 2005 में जो है रेणुका लेक को भी रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है, और ये 2.5 किलोमीटर एरिया में है। तो 8 नवंबर 2005 को एक रेणुका लेक को रामसर साइट डिक्लेयर किया गया, और सेकंड चंद्रताल लेक को भी कब किया गया है? 8 नवंबर 2005 में। और 2002 के हमारे पास कौन है? पौंग डैम। तो ये आपको
तीनों जो पॉइंट्स हैं, तीनों रामसर साइट्स इम्पोर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट हमारे पास है अबाउट रामसर कन्वेंशन। जो रामसर कन्वेंशन है ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी थी, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वेटलैंड्स, और इसको एक और नाम है इसका कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। जो ये रामसर है एक सिटी है ईरान में, तो यहाँ पे जो ये ट्रीटी थी, इंटरनेशनल ट्रीटी साइन हुई थी 2 February 1971 को, और 2 February जो हमारे पास तो 2 February को वर्ल्ड वेटलैंड डे हम सेलिब्रेट करते हैं। अब यहाँ पे जो है हमारे पास हिमाचल प्रदेश स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी, ये कब बनी थी? तो ये बनी थी 2017 में। और जो वेटलैंड है, वेटलैंड का क्या काम होता है? वेटलैंड जो काफ़ी बेनिफिशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये लोगों को भी प्रोवाइड करते हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको भी प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ को भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि वेटलैंड से हमें क्या सर्विसेज मिलती है? एक तो सबसे पहले ये जो हमारी वाटर क्वालिटी है उसको प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करते हैं। सेकंड, ये प्रोवाइड करते हैं जो भी फ़िश और वाइल्ड लाइफ है उनको हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। और थर्ड, ये जो हमारे फ्लड वाटर है उसको स्टोर करते हैं। और फोर्थ हमारे पास जो है मेंटेन सरफेस वाटर फ्लो ड्यूरिंग ड्राई पीरियड्स। तो जब भी ड्राई पीरियड्स होते हैं तो उसमें जो ये क्या करते हैं, सरफेस वाटर फ्लो को मेंटेन करके रखते हैं। तो जो हमारे पास ये वेटलैंड्स होते हैं तो इनको जो बोला जाता है कि काफ़ी ये मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम होता है। तो वेटलैंड का काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। यहाँ पे आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं कि हमारे पास जो लार्जेस्ट रामसर साइट, स्मॉलेस्ट रामसर साइट, एंड थर्ड वन इज ओल्डेस्ट रामसर साइट। तो जो लार्जेस्ट रामसर साइट है वो है हमारे सुंदरबन, और ये कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। स्मॉलेस्ट रामसर साइट कौन सी? वो है हिमाचल प्रदेश में, रेणुका जी। और नेक्स्ट इज ओल्डेस्ट रामसर साइट, तो वो है आपकी चिलिका लेक, 1981 में। चिलिका लेक आपकी कहाँ है? चिलिका लेक है आपकी ओडिशा में। और इसके साथ साथ आपका एक जो नेशनल पार्क है क्योल्डियो घाना नेशनल पार्क, राजस्थान में। ये भी ओल्डेस्ट रामसर साइट में, ये भी 1981 में डिक्लेयर किया गया था इसको एज अ रामसर साइट। और इसमें एक पॉइंट रहता है हमारे पास कि कौन सी स्टेट है जिसके पास जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टेट विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ वेटलैंड। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ वेटलैंड, सबसे ज़्यादा जो वेटलैंड है वो है हमारे पास कहाँ पे? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में कितने वेटलैंड्स हैं? तो टोटल हमारे पास तमिलनाडु में 14 वेटलैंड्स हैं।
14. Next is Monal count. Monal count rise to 176 एट कुल्लू नेशनल पार्क. जो मोनाल था वो हमारा फॉर्मर स्टेट बर्ड था, तो इसकी जो मोनाल की स्ट्रेंथ है वो काफ़ी जो कम हो रही थी, तो हमारे पास जो है अभी टोटल अभी ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में इनकी जो नंबरिंग है स्ट्रेंथ में इंक्रीज़ देखा गया, और अभी जो है 176 जो नंबरिंग पे पहुंच गए हैं टोटल इनकी पॉपुलेशन. तो ये हमारे पास कहाँ पे है ये मोनाल बर्ड जो जिनकी नंबरिंग इंक्रीज़ हुई है, वो इंक्रीज़ हुई है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क. और ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पे हमारा, ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है, और ये जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है. जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है ये आपका नेशनल पार्क का स्टेटस मिला था इसे 1984 में, और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको 2014 में इंक्लूड किया गया था. लास्ट ईयर द स्ट्रेंथ ऑफ द बर्ड वॉज, लास्ट ईयर कितनी स्ट्रेंथ थी हमारे पास 168, और 2015-16 में हमारे पास जो है मोनाल की स्ट्रेंथ थी 90, और अभी जो हमारे पास इंक्रीज़ करके कितनी हो गई है 176. हिमालयन मोनाल इज़ कंटिन्यूसली अंडर थ्रेट फ्रॉम पोचर्स बिकॉज ऑफ इट्स कलरफुल क्रेस्ट. जो इसकी कलरफुल क्रेस्ट है या कलगी, तो हिमाचल के लोग जो हैं उनकी टोपी पे ऊपर कलगी लगाते थे मोनाल की, तो इसके लिए जो इसका शिकार किया जाता था, तो इसलिए फिर इसकी नंबरिंग जो इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा जो इसकी पॉपुलेशन कम होती गई, तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने फिर जो है प्रोहिबिट कर दिया कि अब के बाद जो है लॉ बना दिया, और कोई भी जो स्टेट में जो कोई भी पर्सन जो है अपनी टोपी पे जो है ये मोनाल की कलगी या क्रेस्ट नहीं लगाएगा, और ये बैन है. और इसके बाद जो है यहाँ पे बताया गया नेक्स्ट हमारे पास कि द यूज़ ऑफ क्रेस्ट ऑफ द वर्ड ऑन द कैप इज़ प्रोहिबिटेड अंडर लॉ. कि अब जो है अगर किसी की कैप पे आपको जो है मोनाल की क्रेस्ट दिखती है तो उनको पनिश किया जाएगा अंडर लॉ. नेक्स्ट यहाँ पे अबाउट ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क. तो जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है इसको जो है नेशनल पार्क का स्टेटस कब मिला था 1984 में, और अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, और जून 2014 में जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में इसको इंक्लूड किया गया. और एरिया कितना है इसका, एरिया है हमारे पास 1171 किलोमीटर स्क्वायर. और गवर्नमेंट अभी रिसेंटली जो स्टेट गवर्नमेंट है वो प्लान कर रही है कि हम क्या करेंगे, 2 नेशनल पार्क और 2 सेंचुरीज़ को ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में मर्ज करेंगे. जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है वो आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में. अब जो 2 नेशनल पार्क और 2 सेंचुरीज जिनको जो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में मर्ज किया जाएगा, तो वो कौन सी है, एक है खीर गंगा नेशनल पार्क कुल्लू जिसका एरिया है 710 स्क्वायर किलोमीटर, और सेकंड जो नेशनल पार्क जिसको ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के साथ मर्ज किया जाएगा तो वो है पिन वैली नेशनल पार्क. ये है आपका लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में जिसका एरिया है 675 स्क्वायर किलोमीटर. और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिनको मर्ज किया जाएगा वो है रूपी भाभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसका एरिया है 503 स्क्वायर किलोमीटर, और ये आपकी रूपी भाभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है. और नेक्स्ट इज कंवर सेंचुरी 61 स्क्वायर किलोमीटर जो कि आपकी पार्वती वैली कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, और इसको भी जो है आपको ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में मर्ज किया जाएगा. और जब इन 2 नेशनल पार्क और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को जो मर्ज किया जाएगा, जब भी मर्ज किया जाएगा तो फिर जो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कुल्लू जो है कंट्री का 3rd लार्जेस्ट पार्क बन जाएगा. नेक्स्ट यहाँ पे 5 गेट बेदराम स्टेट अवार्ड्स. बेदराम स्टेट अवार्ड्स, जो बेदराम स्टेट अवार्ड्स हैं वो आपके बुटीको कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है, और आपकी बुटीको कोऑपरेटिव सोसाइटी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है. जो बुटीको कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है तो इनका एक बेदराम स्टेट अवार्ड सेरेमनी हुई अभी हाल ही में, तो उससे रिलेटेड है ये. तो जो बेदराम ठाकुर हैं उन्होंने बुटीको कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो वो फाउंडर हैं उन्होंने इसको फॉर्म करा था, और काफ़ी इनका जो एक योगदान
है बुटीकों के इतने अच्छे स्टेटस, जो भी आज इसका स्टेटस है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसमें जो मेन जो स्टेप्स लिए गए थे बुटीकों को इतने अच्छे लेवल पे पहुंचाने के लिए, तो वो बेदराम ठाकुर जी द्वारा लिए गए थे बुटीकों को। और बुटीको जो है ये बना था 18/12/1944 को। बुटीकों की हिस्ट्री ये है कि जो 12 प्रोग्रेसिव हैंडलूम वीवर्स थे उन्होंने साथ में एक ग्रुप बनाया और फिर 18 दिसंबर 1944 18/12/1944 को उन्होंने रजिस्टर करा एज अ हैंडलूम वीवर कोऑपरेटिव की तरह रजिस्टर करा एज अ, उन्होंने फिर रजिस्टर करवाया खुद को हैंडलूम वीवर कोऑपरेटिव। फिर उसके बाद 1955 तक जो है ये बुटीकों का जो भी काम था ये ऐसे डोरमेंट या इनएक्टिव था कि उतना प्रोग्रेसिव या वर्क नहीं कर रहे थे। फिर 1956 में जो है बेदराम ठाकुर जी ने जो बुटीकों को ज्वाइन करा और उसके बाद फिर बुटीकों का जो भी लेवल था और स्टेटस था वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होता गया और काफ़ी अच्छा काम किया। फिर 1971 में बेदराम ठाकुर जी की डेथ होगी और उनके जो बेटे थे सत्य प्रकाश ठाकुर, तो फिर उन्होंने जो है बुटीको कोऑपरेटिव सोसाइटी को फिर आगे मैनेज किया। तो इसलिए ये जो हर साल जो है ये इनका ये जो बेदराम ठाकुर जो अवार्ड है वो सेलिब्रेट किया जाता है, सेरेमनी होती है और इसमें जो है यहाँ पे उनको सोशल वर्क के लिए अवार्ड मिला। आशीष भारद्वाज दलाश के हैं, उनको प्रिंट मीडिया कैटेगरी में अवार्ड मिला। बनीता ठाकुर मंडी से, उनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अवार्ड मिला। और मीनाक्षी वाधवा है कुल्लू से, उनको नई उड़ान उभरती प्रतिभा अवार्ड मिला। और जो फोक आर्टिस्ट हैं लाल सिंह सेंज से, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में सेंज, तो उनको लोक संस्कृति सम्मान अवार्ड मिला। और जो बेदराम ठाकुर थे वो थे हमारे फाउंडर बुटीको कोऑपरेटिव सोसाइटी के, और इन्होंने कब फाउंड करा था इसको, और वो एंगेज हुए थे इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ इन द ईयर 1944। और यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारे पास है कि नाहन के जो अनिरुद्ध शर्मा है क्लास 7 के स्टूडेंट, उनको गोल्ड मेडल मिला है इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में। तो इसी के साथ हमारा इस वीक के टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। थैंक यू।